गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा क्लास 6 ज्योग्राफी का 6 चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थलों, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, एक दो क्वेश्चन है मेरे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्थल रूप किसे कहते हैं? आप जानते हैं स्थल रूप किसे कहते हैं? तो सिंपल बात है कि स्थल रूप जमीन के स्वरूप को किसको कहते हैं? जमीन के स्वरूप को, कि कैसा धरातल पे जो संरचनाएं पाई जाती हैं, जमीन कैसे किस डिजाइन की है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थल रूप कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी के ऊपर कई चीजें पाई जाती हैं, जिनमें आपने देखा होगा पर्वत भी पाए जाते हैं और पठार भी पाए जाते हैं, ठीक है, और मैदान भी पाए जाते हैं। तो स्थल रूप का मतलब हुआ कि पृथ्वी के ऊपर जो आकृतियां पाई जाती हैं प्राकृतिक, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थल रूप कहते हैं। जमीन के स्वरूप को ही स्थल रूप कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि स्थल रूप कहाँ पाए जाते हैं? तो स्थल रूप आप बताइए कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पता है हमारी अर्थ के ऊपर दो टाइप की स्थल रूप हैं, प्रकार हैं, जिसमें हमने देखा होगा कि महाद्वीप और महासागर। तो मुख्य तौर से जो स्थल रूप है वो किस पे पाए जाते हैं? महाद्वीपों के ऊपर पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं? महाद्वीपों पर। महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि पर्वत और पठार में क्या अंतर है? तो बच्चों आपने पर्वत भी कहीं देखने का मौका मिला होगा आपको, और पठार कहीं देखने का मौका मिला होगा, या फिर आपने टीवी में देखा होगा, या फिर आपने कहीं से इसके बारे में स्टडी की होगी। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों में सिंपल सा अंतर है कि जो पर्वत और पठार दोनों ही ऊंचाई में, तो दोनों की ऊंचाई होती है, लेकिन इसमें पर्वत में ऊंचाई के ऊपर इसका शिखर का निर्माण होता है, जबकि पठार ऊपर से टेबल की तरह समतल होता है। तो ये इन दोनों में अंतर होता है। ऊंचाई तो हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है, हम आगे पढ़ेंगे, तिब्बत के पठार की जो हाइट है लगभग 6000 मीटर से ऊंची भी पाई जाती है, जो कि कई ऊंची पहाड़ियों की इतनी हाइट नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उसको पठार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी डिजाइन ऊपर से फ्लैट है। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो पृथ्वी के ऊपर जो स्थल रूप है वो दो प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? दो प्रक्रियाएं हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर जो होती है, जिनकी वजह से स्थल रूपों का निर्माण होता है। जिसमें से पहली प्रक्रिया है हमारी आंतरिक प्रक्रिया, जिसको कहते हैं हम इंटरनल प्रोसेस। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जमीन के नीचे, यानी कि भूगर्भ में ही ये प्रक्रिया होती है, और इसके होने की वजह क्या है? पृथ्वी के अंदर ताप और दाब, दो चीजें मैंने बता रखी है, टेम्परेचर और प्रेशर। इन दो चीजों की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर जो आंतरिक प्रक्रिया होती है, यानी कि वो इन दो चीजों की वजह से उत्पन्न होती है, जिसके कारण गति हो रही है, और जिससे पृथ्वी कहीं ऊपर तो कहीं नीचे धंस जाती है। और इसके लिए आपने देखा होगा कि आंतरिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही नीचे से आपने देखा होगा भूकंप की, ज्वालामुखी की, भूस्खलन की उत्पत्ति होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। जैसे कहीं मैदान बन जाता है, कहीं पहाड़ बन जाता है। आपने देखा होगा ज्वालामुखी पर्वत, एक पर्वतों का प्रकार हमने पढ़ा था, वो ज्वालामुखी के कारण बनता है। तो इसलिए आंतरिक प्रक्रिया के कारण भी हमारे स्थल रूपों का निर्माण होता है, और ये जमीन के अंदर कार्य करती है। अब दूसरी प्रक्रिया की मैं आपको बताऊं, जो है बाह्य प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस, और ये पृथ्वी पर बनने व टूटने की प्रक्रिया है। इसमें टूटकर घिस जाने को तो कहते हैं अपरदन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरोजन, और फिर से निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये दो काम होते हैं हमारी अर्थ के ऊपर, अपरदन और निक्षेपण। अपरदन में क्या होता है कि कोई भी चट्टान जब घिस कर टूट जाती है, तो उस चीज को हम अपरदन कहते हैं, और वही टूटी हुई चट्टान का मलबा कहीं दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं निक्षेपण। तो अपरदन से भी बहुत सारी आकृतियां बनती है, और निक्षेपण से भी बहुत सारी आकृतियां बनती हैं। और ये दोनों ही चीजें, दोनों ही जो प्रक्रियाएं हैं हमारी, ये इसके ऊपर तीन इसके कारक हैं, जल, वायु और हिमानी। ये तीन कारक हैं
जो अपर्दन को और निक्षेपण का जो कार्य है उसको संपन्न करते हैं। तो जल में आपने देखा होगा बहता हुआ जल, जिसमें मुख्य तौर से नदी होती है, और वायु में जहां पर तेज हवाएं चलती हैं उसकी वजह से भी ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, और हिमानी जहां पर ऊंचे पहाड़ होते हैं वहां पर भी ये प्रक्रिया उस पे बर्फ के द्वारा की जाती है। वहां पर पहाड़ों का जो कटाव होता है वो हिमानी के द्वारा किया जाता है। अब मैं आपको इन स्थल रूपों का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। अब हम बात करेंगे कि स्थल रूप कितने प्रकार के हैं। तो स्थल रूप मुख्य तौर से जो है ऊंचाई और ढाल के आधार पे स्थल रूपों के हमारे 3 प्रकार हैं। 3 प्रमुख स्थल रूप पाए जाते हैं। जिसमें सबसे पहला है हमारा पर्वत, दूसरे नंबर पे है पठार, और तीसरे नंबर पे है मैदान। ये 3 प्रमुख स्थल रूप हैं जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्थल रूप हैं, उनके बारे में मैं आपको चित्र के द्वारा स्पष्ट करूंगा। तो अभी आपको उसका एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको आप देखिए। ये देखिए बच्चों, लैंड फॉर्म्स का एक मैप है। इसमें आप देखिए आपको सब चीज दिखाई दे रही है। प्लेटू दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। इसके अलावा आपको माउंटेन रेंज दिख रही होगी जो ऊंचे पहाड़ हैं, और इसी में नदियों के जो रिवर बेसिन है वो आपको दिख रहे होंगे। और ये मैदानी इलाका है जो कि प्लेन होता है, और ये नदियां हैं उनकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी जिनको हम बोलते हैं। ये रिवर आ रही है, दोनों रिवर आपको दिख रही होंगी, इसमें आप ध्यान से देख सकते हो। इसके अलावा इसमें बहुत सारी लेक भी पाई जाती हैं, और इसमें फिर ये अपना जो है इस्थमस और स्ट्रेट, जिसको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, जल संधि और स्थल संधि, ये पाई जाती हैं। ये पहाड़ियां हैं, ये आपको सारी चीजें दिख रही हैं, माउंटेन और प्लेट्यू और प्लेन, ये तीनों चीजें आपको ध्यान से आप अपने इस मैप में देख सकते हो। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों में सबसे पहला नाम आता है पर्वत का, जिसे हम कहते हैं माउंटेन। तो पर्वतों के बारे में बात करने से पहले आपने देखा होगा कुछ पर्वत ऐसे होते हैं बहुत विशाल होते हैं, कुछ पर्वत ऐसे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो मिट्टी से, कंकड़ से, इनसे बने होते हैं। कुछ पर्वतों के ऊपर बहुत घने पेड़ पाए जाते हैं, कुछ पर्वतों के ऊपर पत्थर पाए जाते हैं। तो इस टाइप से जो पर्वत हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग टाइप से अलग अलग जगहों के ऊपर पाए जाते हैं। उनमें सबसे पर्वतों का छोटा रूप होता है पहाड़ी। तो पहाड़ी को हम क्या बोलते हैं, आसपास की भूमि से जो अधिक ऊंची खड़ी ढाल वाली, जो ऊंचाई वाली जो जगह होती है उसे हम पहाड़ी कहते हैं। और पहाड़ी से जो बड़े होते हैं वो पर्वत होते हैं, जिसमें लगभग जिसकी हाइट होती है कि लगभग 600 मीटर से समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंची व खड़ी ढाल वाली जो पहाड़ी होती है उसको हम पर्वत कहते हैं। तो इसकी जो एवरेज हाइट है लगभग 600 मीटर बताई गई है, कि जो आसपास की जो जगह से लगभग समुद्र तल से 600 मीटर ऊंची जगह हो और जिसकी ऊंचाई में क्या हो, ढाल खड़ा हुआ हो और उसका शिखर बनता हो। क्या बनता हो? शिखर बनता हो, तो उसको हम पर्वत कहते हैं। अब पर्वतों से रिलेटेड एक बात आ रही है, मैं उनको छोटी छोटी बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जनरल नॉलेज की और जो आपके काम आएंगी, जिसमें आता है हिमानी को हम बोलते हैं ग्लेशियर, और शॉर्ट में इसको बर्फ की नदी कहते हैं। तो ऊंचे पहाड़ों के ऊपर आपने देखा हो, जैसे हमारे देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हमारे देश में ही पाया जाता है, जिसका नाम है हिमालय, जो उत्तर भारत में बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है। उसके ऊपर आपने सुना होगा या देखा होगा, जो उसके 3 पार्ट हैं, जिसमें सबसे ऊपर का जो पार्ट है जिसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं, और उसके बाद मिड हिमालय आता है, और उसके बाद आता है लोअर हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय। तो उनके ऊपर आपने महान जो ग्रेटर जो हिमालय होता है उसके ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है। और जो भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब, ये ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो हिमानियों से निकलती हैं। बर्फ की जो बहुत बड़ी नदी पहाड़ों के ऊपर होती है उसको हम हिमानी कहते हैं।
फिर अगला नाम आता है माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला। कि पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं? सिंपल बात है इसकी कि जो पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो। रेखा के क्रम में मीन्स एक लाइन में, जैसे ऐसे पर्वत की एक लाइन है, जैसे मान लो ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो इस टाइप से एक लाइन में जो पर्वत होते हैं, एक सीरियल में, सीक्वेंस में होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। जिसका बहुत अच्छा उदाहरण है एंडीज पर्वत, जो दुनिया का सबसे लंबा पर्वत भी जिसको हम कहते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका में है और कहां से कहां तक है? उत्तर से दक्षिण की तरफ खिंचा हुआ है, उस महाद्वीप के एक तरफ के किनारे पे। कौन से किनारे पे? पश्चिमी किनारे पे ये माउंटेन फैला हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। फिर आती है माउंटेन सिस्टम। तो माउंटेन सिस्टम को हम बोलते हैं पर्वत श्रृंखला, ये क्या नाम? पर्वत तंत्र। तो पर्वत तंत्र क्या होता है? इसमें समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के क्रम को ही ये क्या कहते हैं? माउंटेन सिस्टम कहते हैं। जैसे एक लाइन है पर्वत की, उसके बाद दूसरी लाइन भी पर्वत की फैली हुई है, एक लाइन ये भी फैली हुई है, फिर एक लाइन ऐसी भी फैली हुई है। ऐसे करके कई जो पर्वत जो समानांतर होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पर्वत तंत्र। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हिमालय, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हिमालय के 3 पार्ट हैं मुख्य। वैसे तो हिमालय के अंदर बहुत सारी पहाड़ियां हैं जो समानांतर चलती हैं, लेकिन मुख्य तौर से 3 पार्ट में उसको बांटा जाता है। जैसे मैंने बताया, महान हिमालय, मध्य हिमालय और लोअर हिमालय या निम्न हिमालय। तो इसलिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पर्वत तंत्र का हिमालय। अब बच्चों अगला पॉइंट हमारा आता है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो पर्वत बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य प्रकार उनके जो बनाए गए हैं, ऊंचाई और आकार में भिन्नता के आधार पर पर्वतों के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार के प्रमुख पर्वत हमारी पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला प्रमुख पर्वतों का प्रकार है वलित पर्वत, जिसको हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो वलित पर्वत क्या होता है बच्चों? इसमें जो फोर्स होती है, मैं आपको बता दूं, इसमें जो फोर्स होती है, जो आमने सामने पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब 2 फोर्स एक दूसरे के सामने आते हैं, टकराते हैं, तो बीच का जो हिस्सा होता है, जैसे ये दोनों, ये मेरे हाथ दोनों जुड़ रहे हैं, अब ये हाथ टकराएंगे, इस पे प्रेशर लगेगा तो मेरा हाथ इस साइड में ऊपर की ओर मुड़ता हुआ चला जाएगा। तो इस टाइप से वलित पर्वत बनते हैं, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत वलित पर्वतों में ही पाए जाते हैं। कुछ पर्वत ऐसे हैं जो बहुत ही पुराने हैं और कुछ पर्वत ऐसे हैं जो नए बने हैं, तो उनके मैंने एग्जाम्पल देखो लिखे हुए हैं। नवीन वलित पर्वत का सबसे बेस्ट उदाहरण है हिमालय, और जो कि हमारे देश में ही है, और आल्प्स पर्वत है जो यूरोप में है, और प्राचीन वलित पर्वत है अरावली, जो कि हमारे भारत देश में ही है, जो कि सबसे पुराना पर्वत था, लेकिन अपरदन की वजह से घिस घिस कर उसकी ऊंचाई कम हो गई। तो वलित पर्वतों का मतलब होता है फोल्ड माउंटेन, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2 फोर्स एक दूसरे के सामने आके टकराते हैं, तो बीच का हिस्सा, जो नरम हिस्सा होता है जमीन का, मुलायम होता है, वो ऊपर उठ जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? वलित पर्वत। हिमालय का निर्माण भी ऐसे ही हुआ था बच्चों, जिसमें हिमालय जहां आज हिमालय, वहां प्राचीन काल में 33 महासागर हुआ करता था, और उसमें उत्तर में जो जगह थी उसको अंगारा लैंड और दक्षिण की जगह को बोलते थे गोंडवाना लैंड। तो 2 स्थल जो भूखंड थे कठोर, वो दोनों आमने सामने आए, और 33 सागर में जो जमा हुआ जो मलबा था बहुत सालों से, उस मलबे को उठा दिया ऊपर, फोर्स लगा के दोनों तरफ से, और उसी वजह से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हमारे यहाँ पर हुई है। आप हिमालय पर्वत में कभी घूमने का मौका मिलेगा तो आपको वहां मिट्टी, कंकड़ और रेत, जो नदी में घिसे हुए जो पत्थर होते हैं, वो पत्थर आपको हिमालय में मिलेंगे। हिमालय पहाड़ में बहुत सारे पेड़ पौधे भी मिलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिट्टी है। तो वो सब नदियों की लाई हुई मिट्टी थी, मलबा था 33 सागर का, उससे हमारे इसका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। अब दूसरा नाम आता है भ्रंशोत्त पर्वत, जिसको की बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, और ये भ्रंश की वजह से बनता है। तो भ्रंश में जो फोर्स होता है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में काम करता है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में भ्रंश में। तो इसमें एक जमीन इधर खिसक गई, एक जमीन इधर खिसक गई, तो बीच का हिस्सा क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पर्वत बनते हैं उसे हम बोलते हैं भ्रंशोत्त पर्वत। और जब स्थल का बहुत बड़ा भाग, वही मैंने लिखा है कि भ्रंश के कारण टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लो माउंटेन।
और ये माउंटेन, इसमें जो ऊंचा हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं उत्खंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स, ऊपर उठे भाग को, और जो नीचा जो धस जाता है भाग उसे बोलते हैं द्रोणिका, जिसे गार्बेन बोलते हैं नीचे धसे भाग को। और इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूरोप की राइन घाटी और वहीं पर है वाजिस पर्वत, इसके भ्रंश के कारण। तो ये दो बल हमने देखे, वलन में आमने सामने था, भ्रंश में एक दूसरे के विपरीत था, और जो साइड के दो टुकड़े जमीन के नीचे धस गए, एक टुकड़ा जो ऊपर का था ऊपर रह गया। तो इस टाइप से भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की, और तीसरा टाइप है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। और ज्वालामुखी पर्वत, सिंपल बात है इसके नाम से ही है कि जो बड़े बड़े वोल्केनो आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, उन ज्वालामुखियों से जो लावा निकलता है, मिट्टी कंकड़ पत्थर निकलते हैं, तो ज्वालामुखी से निकल के ज्वालामुखी के मुंह पे जमा हो जाते हैं और काफी ऊंचाई तक हो जाते हैं। उनका ढेर जब डिपोजिट हो जाता है तो पर्वत का रूप ले लेता है। और ऐसे पर्वतों का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे यहाँ पर अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा पर्वत। अब इन तीनों पर्वतों की बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो मैंने सिंपल तरीके से इनको एक्सप्लेन किया। अब तीनों का मैं आपको वो डायग्राम दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा, तो वो आप देखिए। ये देखिए बच्चों, फोल्ड माउंटेन है जिसकी वलित पर्वत की मैं बात कर रहा था। ये हमारी धरातल की जो ये लेयर्स पाई जाती हैं, इनमें एक फोर्स इधर से आया, एक फोर्स इधर से आया। दोनों फोर्सों ने बीच वाली जो जमीन थी इसको ऊपर उठा दिया, और इसकी वजह से वलन के कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसी वजह से इनकी हाइट भी ज्यादा पाई जाती है। आप ये देखिए, वलन का ही ये पर्वत है, हिमालय पर्वत का ही फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वलन का ही नमूना है, जिसके वलन के कारण ये पर्वत बन पाया। तो ये पहला प्रकार था। अब दूसरा प्रकार आप देखिए, ये है आपका अपना ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन मैंने बताया कि जो दो फोर्स थे जो इधर उधर काम किया, तो उसमें क्या हुआ कि बीच की जो जमीन थी, साइडों की जमीन नीचे धस गई, ऊपर की जमीन जो ऊपर का टुकड़ा था ये ऊपर रह गया। देखो यहाँ की जो नीचे का दोनों हिस्से नीचे चले गए, यहाँ का हिस्सा ऊपर आ गया। और इसकी वजह से, भ्रंश की वजह से जो पर्वत बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत्त पर्वत बोलते हैं। और तीसरा टाइप है हमारा वोल्केनो। तो वोल्केनो में आपने देखा होगा, वोल्केनो इस टाइप से वोल्केनो आती है, और वोल्केनो में जो ये लावा निकला है, ये सारा लावा यहाँ जमा हो गया है, और जमा होने के बाद इस टाइप से फिर पर्वतों का रूप ले लेता है। तो ये हमारा वोल्केनो पर्वत है जो आप देख सकते हो। तो इस टाइप से तीनों पर्वतों के डायग्राम मैंने आपको दिखाए हैं समझने के लिए। बच्चों, तो इसमें हमने अभी जो माउंटेन देखी, तीन टाइप के माउंटेन देखिए। अब हम देखते हैं कि पर्वतों के लाभ, कि पर्वतों से हमें क्या लाभ होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि पर्वत हमारे काम नहीं आते। आप सबको पता है, बहुत सारे काम आपने देखे भी होंगे, या जो पहाड़ों पे जो बच्चे रहते हैं तो वो करते भी होंगे, उन सब कामों की उनको जानकारी है। तो चलो फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दूं। तो सबसे पहले जल के संग्रहगार होते हैं, यहाँ पर जल को इकट्ठा रखते हैं, हिमानी के रूप में कह दो या बड़ी झीलों के रूप में कह दो। इस टाइप से जल बहुत बड़ा संग्रहालय, एक तरह से संग्रह करके रखते हैं पानी को, वाटर बॉडीज को। और इन्हीं से नदियों के स्रोत होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो पहाड़ों से निकलती हैं, उन सारी नदियों का निकास ऊंचे पहाड़ों से ही होता है। फिर उसके बाद सिंचाई और पनबिजली योजनाएं। तो बहुत सारी सिंचाई की आपने देखा होगा, डैम बनाए जाते हैं और उनसे बिजली बनाई जाती है, नहरें निकाली जाती हैं। भारत में भी ऐसे बहुत सारे डैम नदियों के ऊपर बनाए गए हैं और उनसे बहुत सारी सिंचाई की नहरें भी निकाली गई है, जिसमें सबसे ज्यादा नहरें हमारे देश में पंजाब में और अपने क्या नाम है हरियाणा में पाई जाती हैं। अब उसके बाद हम बात करें वेदिका कृषि। वेदिका का मतलब होता है जो स्टेप, जो सीढ़ियां टाइप में, जैसे ऐसे ऐसे जो खेती होती है इस टाइप से स्टेप वाली जो आपने देखा होगा, जैसे वेदिका मतलब सीढ़ी होती है, जैसे हम अपने घर की छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण करते हैं, इसी टाइप से पहाड़ों पे वेदिका कृषि होती है। विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति में बहुत सारे पेड़ पौधे, जिसमें से हम जो भी ऐसी ऐसी वैरायटी पाई जाती है कि उन पहाड़ों के अलावा वो वैरायटी कहीं नहीं पाई जाती। इसके अलावा बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से जंगली जानवरों से लेके और छोटे कीड़े मकोड़ों से लेके पालतू जानवर, और इसके अलावा और बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु इसके ऊपर पाए जाते हैं। हमें ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं, इसके अलावा गोंद मिलता है, पर्यटन स्थल होते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट जो बात होती है, पर्वतीय खेल भी, यहाँ पर बहुत सारे पर्वतीय खेल खेले जाते हैं।
और बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जहां पर बहुत सारे लोग गर्मियों में घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे ही मैंने बताया था उसमें वायुमंडल में जो सबसे नीचे की जो परत है हमारी सौरमंडल, उसमें 165 मीटर की हाइट पे जैसे ही हम जाते हैं वैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। इसी प्रकार जैसे मान लो 1650 मीटर की कोई ऊंचाई की पहाड़ी है और जमीन पे 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहां पर 1650 में कितना डिग्री हो जाएगा, लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। जमीन पे अगर 30 डिग्री है तो वहां 20 होगा, यहाँ 40 है तो वहां पर कितना होगा, 30। और अगर उससे भी ऊंची पहाड़ियां हैं जैसे हिमालय में, वहां पर तो हमेशा ही ठंड रहती है, बर्फ मिलती है हाइट की वजह से। तो ऐसे पर्यटन स्थल बहुत सारे पाए जाते हैं। पर्यटन स्थलों में आपने श्रीनगर का नाम सुना होगा, कश्मीर में इसके अलावा कश्मीर में पहलगांव का नाम सुना होगा, इसके अलावा शिमला, कुल्लू, मनाली, ऐसे बहुत सारे सुंदर पहाड़ों के ऊटी पर्यटन स्थल है जहां हजारों लाखों लोग हर साल घूमने के लिए जाते हैं। अब पर्वतीय खेलों की बात करते हैं, बहुत सारे माउंटेन जो प्ले होते हैं जिसमें पैराग्लाइडिंग है और क्या नाम है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, स्कीइंग है, ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग गेम होते हैं। आप अगर पहाड़ों पे कभी जाओगे तो आपको भी ये खेलने का मौका मिलेगा। और भारत में खासतौर से हिमालय जो पहाड़ है उसके अंदर जो बहुत सारे सिटी जो शहर हैं उनके अंदर ऐसी जो खेल हैं, पहाड़ी जो नगर हैं उनमें खेले जाते हैं, जिनमें पहलगाम, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, मनाली है, शिमला है, इन जगहों पर ये खेल खेले जाते हैं। अब एक अलग से एक हमारा जो पॉइंट आया है कि प्रशांत महासागर में एक मोनाकी पर्वत है जो हवाई द्वीप पर है और वो लगभग सागर की सतह के नीचे है। उसकी जो ऊंचाई है उस पहाड़ की, मोनाकी पर्वत की, लगभग 10,205 मीटर उसकी ऊंचाई है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ है, जो किसमें डूबा हुआ है, समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। और उसके बाद एक छोटी सी बात और आपको बतानी थी कि पर्वतों के ऊपर जनसंख्या कम क्यों रहती है, निवास क्यों करती है। पर्वतों पे मोस्टली घूमने ही जाते हैं, परमानेंट रहने के लिए लोग बहुत कम पसंद करते हैं। तो उसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला है कठोर जलवायु। जलवायु मीन्स वहां पर बहुत ही हार्श कंडीशन होती है जलवायु, हवाएं तेज चलती हैं, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, सर्दियों में बर्फ पड़ती है। दूसरा धरातल का खड़ा ढाल। धरातल का ढाल खड़ा होने की वजह से वहां मकान बनाने में और दूसरे काम करने में दिक्कत होती है। और फिर उसके बाद कृषि योग्य भूमि की भी कमी होती है, इस वजह से वहां एग्रीकल्चर की फैसिलिटी भी जितनी मैदानों में उपलब्ध है उतनी वहां पर नहीं होती। तो बच्चों ये हमारा पॉइंट था पर्वत। अब इसके बाद अगला पॉइंट करेंगे हम पठार। हमारा जो स्थल रूप का दूसरा पार्ट है पठार, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज। तो पहले हमने पर्वत किया, दूसरे नंबर पे हम कर रहे हैं पठार को। तो पठार किसे कहते हैं, तो पठार आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा नाम। तो आप देखिए कि पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है जो आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा उठा होता है। इसका शिखर नहीं होता बल्कि मेज की तरह सपाट होता है और इनकी जो ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर हजारों मीटर हो सकती है। यानी कि पठार की जो हाइट है 100 मीटर का ऊंचा भी पठार हो सकता है और हजारों मीटर का ऊंचा भी पठार हो सकता है। तो ये एक तरह से पर्वत के तरह ही होते हैं, लेकिन उनमें एक ही अंतर है कि इनका शिखर नहीं होता बल्कि ये कैसे मिलते हैं, ऊपर से मेज की तरह सपाट। जैसे मेज ऊपर से सपाट होती है ऐसे ही हमारे जो पठार होते हैं उनकी हाइट के ऊपर सपाट होता है और इसके एक से ज्यादा किनारे हो सकते हैं, कई किनारे पठारों के हो सकते हैं। ठीक है, अब पठारों की अगर हम बात करें तो दुनिया में कुछ ऐसे पठार हैं जो बहुत पुराने पठार हैं पहाड़ों की तरह, और कुछ ऐसे पठार हैं जो नए पठार बने हैं। तो सबसे पहले हम पुराने पठारों के 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल पुराने पठार का है भारत में दक्कन का पठार, जिसके ऊपर हमारा दक्षिण भारत जो फैला हुआ है, जिसमें आपने कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का और इसके अलावा महाराष्ट्र का नाम सुना होगा। ये बड़े बड़े जो राज्य हैं हमारे दक्कन के पठार पे फैले हुए हैं। और दूसरे नंबर पे है पूर्वी अफ्रीका का पठार जो केन्या, तंजानिया तथा युगांडा कंट्री में फैला हुआ है। और तीसरा पठार है पश्चिमी पठार जो ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। अब नए पठार का हम एग्जाम्पल देखते हैं। नए पठार में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पूरी दुनिया का तिब्बत का पठार जो हिमालय पर्वत में है, जिसका कुछ भाग भारत में है और कुछ भाग तिब्बत में फैला हुआ है, और विश्व का सबसे ऊंचा सर्वोच्च पठार है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 4000 से लेकर 6000 मीटर तक पाई जाती है। तो ये हमारे कुछ नए और पुराने पठारों की बात हो गई। अब हम पठारों की बात करें तो पठार हमारे क्या काम आते हैं, पठारों के क्या लाभ हैं। जैसे हमने पर्वत के बारे में देखा था
कि पर्वत हमारे क्या क्या काम आते हैं, क्या लाभ है पर्वतों के, उसी संदर्भ में पठारों के लाभ कुछ बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ है पठारों का खनिजों की प्रचुरता। तो मैं आपको बता दूं बच्चों की जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, सबसे ज्यादा इतने ना तो मैदान में पाए जाते और ना इतने पर्वतों के पाए जाते, सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं पठारों में। और उसका एग्जाम्पल है दक्षिण अफ्रीका के पठार से सोना और हीरा निकाला जाता है। बहुत बड़ी सोने की, गोल्ड की और डायमंड की जो माइंस हैं जो उस पठार के ऊपर फैली हुई हैं। और भारत में भी एक पठार है जिसे खनिजों की खान कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार है, जो कि झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में फैला हुआ है। वहां पर भारत की सबसे ज्यादा जो खनिज होते हैं उसी में पाए जाते हैं, जिनमें लोहा, कोयला और मैग्नीज प्रमुख खनिज है जो वहां पर पाए जाते हैं। अब हम बात करें इसके अलावा, खनिज के अलावा पठारों पे क्या होता है, तो फिर है वाटरफॉल, जलप्रपात। बहुत सारे जलप्रपात, जो नदियां जो पठारों में बहती हैं और पठारों की भूमि में जहां पर कहीं सख्त भूमि, कहीं कमजोर भूमि आती है, तो उस कमजोर भूमि को काटकर नदी डायरेक्ट जब नीचे हो जाती है तो बड़े बड़े जलप्रपातों का या छोटे जलप्रपातों का निर्माण होता है। तो बहुत सारे जलप्रपात या वाटरफॉल वहां पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा काली मिट्टी की प्रचुरता के कारण कृषि के उत्पादन में भी अधिकता पाई जाती है। और इसमें आपने देखा होगा कपास की और इसके अलावा और कई प्रमुख फसलें इसमें की जाती हैं। और लास्ट है हमारा रमणीय स्थल, जिसमें सैनिक स्पॉट है, जहां लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट पैलेस हैं, वो भी पठारों के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है पठार। अब इसके बाद अगला जो हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे मैदान। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पठार का एक छोटा सा चित्र आपको दिखाना चाह रहा हूं।